हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पंकज चौधरी फ्यूचर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने पीछे वाली क्लासों में जाना था, हिंदी भाषा को कंप्लीट किया था और हम पढ़ रहे थे व्याकरण। तो व्याकरण की हमारी एक क्लास हुई है, तो हम व्याकरण को भी पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे और इतनी डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि एक बार हिंदी पढ़ने के बाद आपको दोबारा हिंदी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, यकीन मानिएगा। और पूरी क्लास को अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ अलग ही नजर आएगा। तो आइए मित्रों, हम चलते हैं। व्याकरण कल पढ़ा था, आज हम हेडिंग डालते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला में भी वो चीजें मैं आपको बताऊंगा जो शायद हो सकता है आपने ना पढ़ी हो। तो वर्णमाला में हम देखते हैं, जो वर्णमाला है, वर्णमाला ये दो शब्दों से है, वर्ण प्लस माला। तो मित्रों, आप जानते हैं यहां शब्द का जिक्र होता है, एक वर्ण का और एक माला का। तो माला, अगर हम यहां से किसकी माला की बात कर रहे हैं, यहां हम बात कर रहे हैं वर्णों की। तो वर्ण में तो हमारे ए है, आ है, उ है, बड़ी ई है, इस तरह ये भी वर्ण होते हैं। तो मित्रों, अगर हम इन्हें इस क्रम में लिखें तो ये भी तो वर्ण है, लेकिन ये क्या कहता है, हम इस क्रम में हम भी तो लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, इनको नहीं लिखना। वर्णमाला वो होती है, लेकिन ये कहता है माला। और जब भी माला का जिक्र करेगा तो आप जानते हैं, या तो मित्रों मोती की हो या आपको फूल की माला हो। जब भी आप मोती की बनाएंगे या फूल की बनाएंगे तो मित्रों आपको इनका एक क्या करना पड़ेगा, एक इनका व्यवस्थित क्रम डालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इनका एक व्यवस्थित क्रम। व्यवस्थित क्रम। तो वर्णमाला में जो वर्ण है, इस वर्ण की क्या होनी चाहिए, एक व्यवस्थित क्रम होना चाहिए। अगर व्यवस्थित क्रम है तो हमारी क्या है, वर्णमाला है। और मित्रों, जब तक कोई चीज व्यवस्था में ना हो, जब तक वो चीज अच्छी नहीं लगेगी। माला का जिक्र करता है तो माला तो वैसे भी अच्छी लगनी चाहिए। तो यहां वर्ण का जिक्र करता है तो वर्ण का जिक्र करेंगे तो कैसे होने चाहिए, वर्ण एक व्यवस्थित क्रम में होने चाहिए। तो वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं मित्रों, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। परिभाषा शायद याद हो गई होगी मित्रों, वर्ण प्लस माला, और वर्ण है और माला है। तो माला बनाने के लिए, कक्षा बनाने के लिए हमें वर्णों को एक व्यवस्था में डालना है, और व्यवस्था में उसके क्रम को डालने के लिए वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही हम क्या कहते हैं मित्रों, वर्णमाला कहते हैं। तो शायद वर्णमाला की परिभाषा आपको रटनी नहीं है, केवल समझनी है, और शायद आपको याद भी हो गई होगी। और मित्रों यकीन मानना, मैं आपको एक एक टॉपिक को रटवाऊंगा नहीं, केवल समझाऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं हिंदी में वो निचोड़ आपको दूंगा जो शायद ही मुश्किल आपको किसी दूसरी क्लास में मिलेगा। तो आप पढ़ेंगे तो आपको केवल समझना है। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। तो यहां से दूसरी कहते हैं लिपि चिन्हों के। अगर हम बात करें तो यहां से हम लिपि चिन्हों के क्रम को भी, लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को भी वर्णमाला कहते हैं। लिपि चिन्हों के, मित्रों मैंने बोला लिपि चिन्हों के, लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को, लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम। तो मित्रों लिपि चिन्ह ही तो होते हैं वर्ण। तो वर्ण कह दिया तो उसने परिभाषा में क्या घुमा दिया, लिपि चिन्ह। तो लिपि ही तो हम पढ़ते हैं, जो हमने देवनागरी लिपि में हिंदी को पढ़ा था। तो लिपि चिन्ह यहां घुमा दिया उसने, लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को कहते हैं। तो दोनों परिभाषा हमने जानी है। और नेक्स्ट इसी में हम जानते हैं हिंदी भाषा की सार्थक इकाई। मित्रों पीछे हमने हिंदी भाषा की 3 इकाइयों को पढ़ा था।
तो उन 3 इकाइयों में हमने छोटी, मौखिक, लिखित, अर्थ के आधार पर, भाव के आधार पर उनको पढ़ा था। लेकिन हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा की सार्थक इकाई, हिंदी भाषा की सार्थक इकाई। तो मित्रों सार्थक इकाई तो आप जानते हैं, सार्थक का मतलब मजबूत अर्थात इकट्ठा। इस प्रकार जो हमने बात को कहा तो उसमें कोई गुंजाइश ना बचे, वो पूरी बात खत्म हो जाए, वही हमारी क्या होती है, सार्थक होती है। तो सार्थक कहूं या पूर्ण कहूं या मैं मजबूत कहूं, मजबूत भी हम जब भी कह सकते हैं जब वो पूरा हो, तो हम सार्थक उसी को कहते हैं। तो हमारी जो सार्थक इकाई होती है हिंदी भाषा की, वो होती है हमारी मित्रों वाक्य। वाक्य से छोटी इकाई क्या होती है, तो वाक्य होती है, तो इस डिटेल को हम जानेंगे मित्रों। वाक्य से छोटा क्या होता है, वाक्य से छोटा होता है उपवाक्य। उपवाक्य से छोटा क्या होता है, तो उपवाक्य से छोटा होता है मित्रों पदबंध। पदबंध से छोटा क्या होता है, पदबंध से छोटा होता है पद मित्रों। और पद से छोटा क्या होता है मित्रों, पद से छोटा होता है हमारा, पद से छोटा होता है शब्द। और शब्द से छोटा क्या होता है, शब्द से छोटा होता है मित्रों अक्षर। और अक्षर से भी छोटा क्या होता है मित्रों, अक्षर से छोटा भी होता है हमारा वर्ण। तो अक्षर से छोटा होता है हमारा वर्ण, अक्षर से छोटा होता है वर्ण। तो मित्रों सबसे पहला हमने देखा वाक्य। वाक्य सार्थक इकाई है, उससे छोटी इकाई उपवाक्य, उससे छोटी इकाई पदबंध, उससे छोटी इकाई पद, पद से छोटा शब्द, शब्द से छोटा अक्षर और अक्षर से छोटा होता है वर्ण। तो इसका मतलब है कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, वर्ण हो गई। और हमने पीछे की क्लास में जो पढ़ा था मैंने बताया था कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है हमारी वर्ण। तो हम इसकी डिटेल को जानते हैं कि वाक्य क्या होता है, उपवाक्य क्या होता है, पदबंध, पद, शब्द, अक्षर और वर्ण ये होते क्या है, तो हम इसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसको जानेंगे जो वाक्य होता है मित्रों, वाक्य। तो वाक्य को हम जानेंगे, तो वाक्य को हम जानेंगे मित्रों वाक्य शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्दों का सार्थक समूह। जब तक मित्रों शब्द में सार्थक समूह ना हो, राम स्कूल जाता है, ये शब्द मैंने अलग अलग लिखे हैं, लेकिन इनको जब मैं एक रूप में सार्थक रूप दे दूंगा, इनको इकट्ठा करके एक पूर्णतः कह दूं और इनको इकट्ठा करके मैंने लिखा, इनको सार्थक रूप बना दिया, तो वही हमारा क्या बनेगा, वाक्य बनेगा। जैसे राम स्कूल जाता है, इस लाइन को जब हम बोलेंगे तो हमारे बोलने के बाद इसमें कोई क्वेश्चन आंसर की गुंजाइश खत्म हो जाती है, इसमें पूर्णतः आंसर भी दे दिया जाता है। राम स्कूल जाता है, हम सब कुछ पता चल चुका है, तो पूर्णतः सार्थक इकाई है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती। मोहन खाना खाता है, सोहन स्कूल जाता है, वह क्रिकेट खेलता है। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो हमारे वाक्य में आते हैं। मित्रों यहां से कई टॉपिक हमारे क्लियर होते हैं, मैं आगे चल के इसमें बताऊंगा, और पीछे वाले टॉपिक से ही हमारे अगले टॉपिक क्लियर होंगे, इसलिए पीछे वाले टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से क्लियर कर लेना, वन्यता आपको रटना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि आप रटे, आपको रटना नहीं केवल समझना है। हमारा उद्देश्य है कि हिंदी को आसान तरीके से सीखना है, रटना नहीं, केवल समझना है। समझ के ही हम एक शब्द नहीं 1000 शब्द क्लियर कर सकते हैं। वाक्य से छोटा होता है उपवाक्य। उपवाक्य क्या है मित्रों, उपवाक्य जो होता है हमारा, उपवाक्य वाक्य से छोटा है, लेकिन इसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती। अगर मैं कहूं पिताजी ने मुझसे कहा कि, पिताजी ने मुझसे कहा कि, इस वाक्य में बात को पूरा कह दिया,
लेकिन अभी इस वाक्य में ऐसा महसूस होता है जैसे इसमें कुछ अधूरापन है, लेकिन इसमें आपका अधूरापन नहीं था। जिसमें अधूरापन ना हो वो सार्थक है, पूर्ण है, वही हमारा वाक्य है। और जिसमें हमें अधूरापन महसूस लगे वही हमारा उपवाक्य होता है। उसने कहा था कि, पिताजी ने कहा है कि तुम यहां आ जाते तो, तुम यहां आ जाते तो। ऐसा लगता है जैसे अभी इसमें कुछ बाकी है, तो वहां अधूरापन, जहां आकांक्षाएं नजर आए अधूरेपन की, वही हमारा क्या होता है, उपवाक्य होता है। और ये वाक्य और उपवाक्य जब मित्रों आप टॉपिक पढ़ेंगे, वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां इन दोनों टॉपिकों का अहम रोल होता है। इसी टॉपिक को मैं लेकर फिर आगे चर्चा करूंगा जब हम वाक्य टॉपिक पढ़ेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पदबंध। तो हम पदबंध को जानते हैं, ये पदबंध क्या है मित्रों, तो पदबंध को हम जानेंगे। तो पदबंध जो होता है, पद क्या होते हैं और शब्द क्या होते हैं, पहले पदबंध से पहले हम ये जानते हैं। तो पदबंध से पहले हम पद जान लें मित्रों। पदबंध से पहले हम जानेंगे पद। पद जो होते हैं ये मित्रों वाक्य में प्रयोग जो शब्द हैं, जो वाक्य होता है उसमें जो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको शब्द नहीं, उनको पद बोलते हैं। जैसे मैंने राम स्कूल जाता है, पिताजी ने मुझसे कहा कि मित्रों ये हमारे शब्द नहीं है, ये हमारे क्या है, पद हैं। शायद आप समझ गए होंगे, वाक्य में आप प्रयोग करेंगे तो वो वाक्य में शब्द नहीं होते, वो पद होते हैं। वाक्य में प्रयोग शब्द को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। और शब्द किसको कहते हैं मित्रों, तो शब्द जो कहते हैं हम, शब्द कहते हैं मित्रों स्वतंत्र, स्वतंत्र शब्द को, स्वतंत्र शब्द को कहते हैं हम शब्द। जैसे मैंने लिख दिया राम, मैंने लिख दिया मोहन, मैंने लिख दिया पढ़ना, मैंने लिख दिया खाना। तो जो बिल्कुल स्वतंत्र लिखा हुआ है, जो स्वतंत्र शब्द लिखे हुए हैं उनको शब्द बोलते हैं। और इन्हीं शब्दों को अगर हम वाक्य में प्रयोग कर दें तो वो शब्द नहीं, वो पद बोले जाते हैं। शब्द और पद, और शब्द से बड़ी इकाई पद होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये सिंगल स्वतंत्र होते हैं और वो यही चीज ऐड करेंगे तो ये हमारे क्या बनते हैं, पद कहलाते हैं। तो मित्रों यहां बात करते हैं पदबंध की। तो पदबंध में आप जानिएगा, पद है, बंध है। तो पद आप समझ गए, वाक्य में प्रयोग शब्द, लेकिन बंध का मतलब है बंधन, जोड़। इसका मतलब शब्दों का जोड़। जैसे मैं कहूं छोटा लड़का, छोटा लड़का पढ़ता है। मैंने कहा लंबा लड़का, लंबा लड़का तेज दौड़ता है। तो दोस्तों यहां हमने एक चीज देखा, हम पद बोलते हैं जो शब्दों को हम क्या करते हैं, प्रयोग। जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं उनको पद बोलते हैं। तो यह पद है, पद के साथ क्या है, बंधन है। तो देखो छोटा लड़का, ये दोनों शब्द एक ही साथ ऐड हैं, इनको हम अलग करके नहीं बोल सकते। यही हमारे क्या है, पदबंध है। पदबंध, ये दोनों पद हैं, इन दोनों को हम अलग अलग नहीं बोल सकते। और मैं एग्जाम्पल अगर यहां से दूं, यहां से मैं एग्जाम्पल बदलाव में लाकर दूं, तो हम कह सकते हैं 10 रुपए देना। तो मित्रों यहां से आपने देखा जो ये 10 रुपए हैं, ये क्या है, हमारा पदबंध। जानना जरूरी है, बाकी पेपर के उद्देश्य से ये चीज पदबंध की नहीं है, लेकिन थॉर्टिकल लैंग्वेज में इस परिभाषा को दे सकता है। नेक्स्ट है हमारा अक्षर मित्रों। अक्षर को जानेंगे, अक्षर क्या है, अक्षर क्या है। तो
अक्षर को जानते हैं, अक्षर तो आप जानते ही हैं। जो अक्षर होते हैं, जैसे मैंने लिखा कमल, या मैं कहूं यहां से जो वर्ण होते हैं जिनमें स्वर सहित वर्ण होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? अक्षर। जैसे मैं लिखे देता हूं यहां, जिनमें स्वर शामिल होता है, जैसे शब्द है कमल। देखो कै में भी स्वर है, मैं में भी स्वर है और ले में भी, तो ये हमारे क्या है? इसमें 3 अक्षर, 1 2 3, तो ये 3 अक्षर हैं। अक्षर वो होता है जो कंप्लीट होता है। मित्रों, इसी अक्षर से हम एक टॉपिक और क्लियर करेंगे आगे हिंदी में, इसी से हम जानेंगे। मैंने बोला है स्वर शामिल होता है, वो अक्षर होता है। और जब हम छंद टॉपिक पढ़ेंगे तो छंद टॉपिक में हमें जो मात्राएं लगानी है वो इन्हीं स्वर की मात्राएं लगानी है, ना कि किसी और चीज की। केवल हमें पहचान करनी है कि इसके अंतर्गत कौन सा स्वर है और वहां स्वर की मात्रा करेंगे। तो वहां हम ये देखते हैं कि अक्षर की कितनी मात्राएं होती हैं, तो वहां हम इस टॉपिक से छंद टॉपिक को क्लियर करेंगे। और जब हम छंद टॉपिक पढ़ेंगे तो मित्रों वहां यकीन मानना इस तरह पढ़ेंगे कि अहीर कितने होते हैं। तो अहीर जो होता है आप जानते हैं, अहीर की कितनी मात्राएं होती हैं, हम मजे मजे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार पढ़ेंगे कि अहीर की 11 मात्राएं होती हैं। कैसे पढ़ेंगे? एक हीर और एक रांझा, तो एक हीर और एक रांझा कितनी हो गई? 11। तो मित्रों इस प्रकार हम टॉपिक को याद करेंगे, रटना नहीं, समझना है। अहीर में 11 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार मैं आपको समझाऊंगा। रोला होता है तो 24 मात्रा होती हैं। जब कोई आदमी रोगा तो 2-4 इकट्ठे हो ही जाते हैं, तो 2-4 इकट्ठे होने से रोला। तो रोला में बोला गया है कि रोला है तो रोगा, और रोगा तो 2-4 आदमी इकट्ठे होंगे मित्रों, तो 2-4 इकट्ठे होंगे तो कितनी मात्रा होंगी? 24। तो इस प्रकार हम छंद को भी क्लियर करेंगे। अगर आप जुड़े रहेंगे तो शायद मैं मानता हूं कि आपको कहीं भी हिंदी पढ़ने की फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है अक्षर से छोटा होता है वर्ण। मित्रों अक्षर से छोटा होता है वर्ण, लेकिन अगर हम अब इसका भी टुकड़ा करें, जब हम इसका टुकड़ा करेंगे तो इसमें से क्या निकलेगा मित्रों? स्वर अलग निकल जाएगा। और इसका हम स्वर अलग निकालेंगे तो स्वर अलग निकालते ही क्या हो जाता है? हमने लिखा कमल, कमल को अलग अलग तोड़िएगा। अलग अलग तोड़ेंगे तो कै में निकलेगा ए, मैं में कौन सा स्वर है? ए, और ले में कौन सा स्वर है? ए। तो मित्रों कमल में कितने वर्ण हैं? 6। लेकिन ऐसा निश्चित नहीं है कि अगर अक्षर होंगे तो उसका डबल वर्ण होगा, नहीं। जैसे मैंने लिखा राम, तो आपको नजर आ रहा है इसमें 2 हैं वर्ण, एक रा और एक है मैं, लेकिन इसमें 2 तो वर्ण हो गए 4, लेकिन अक्षर हो गए हमारे 2। अक्षर 2 हुए और वर्ण हमारे 4। जैसे हम बात करें भव्य की, तो मित्रों भव्य शब्द है। अब इसमें कितने अक्षर हैं, कितने वर्ण हैं? तो देखो अक्षर है इसमें 2, क्योंकि भय और यह है पूरे स्वर सहित, और वह स्वर नहीं है इसके साथ, तो ये अक्षर नहीं है, ये हमारा क्या हो गया? वर्ण हो गया। तो 1 2 3 4 और बीच में ये, तो हमारे कितने होंगे? भय में कौन सा स्वर है? ए, और यह में कौन सा स्वर है? ए, जिसमें कुछ भी लगा हुआ नहीं होता। जैसे या लिखा है तो इसमें आ है, इसमें यह मात्रा होती तो इसमें बड़ी ई होती, तो ऐसा होता है मित्रों। और जब भी हम ये हलंत लगाते हैं तो इस हलंत का मतलब होता है कि इसमें से स्वर बाहर हो चुका है। इस चीज के हम करते हैं। तो देखो यहाँ 2 के 4 तो नहीं हुए, वर्ण 5 हो गए, तो ऐसा कन्फर्म नहीं होता कि इसका डबल हमारा वर्ण होता है। मित्रों वर्ण हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, आपने पीछे की क्लास में भी जाना था। यहां से क्वेश्चन है कि वर्ण के अन्य नाम क्या होते हैं? तो वर्ण के अन्य नाम जो होते हैं रंग वर्ग अक्षर। आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में मित्रों, गौर करना, आया हुआ क्वेश्चन है रंग वर्ग अक्षर। वर्ण के अन्य नाम, यहां मैं आगे नेक्स्ट पेज पर ही आपको लिखे देता हूं।
वर्ण के अन्य नाम। वर्ण के अन्य नाम रंग, वर्ग, अक्षर। इसमें चौथा विकल्प जाति जोड़ देता है मित्रों। जो जाति हमारा गलत होता है। रंग, वर्ग, अक्षर हमारे वर्ण के अन्य नाम होते हैं। हिंदी भाषा की छोटी इकाई होती है। और एक चीज और नोट कर लेना मित्रों, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि जितने भी वर्ण होते हैं सभी वर्ण अक्षर होते हैं, लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं होते। सभी वर्ण अक्षर होते हैं, लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं होते। सभी वर्ण अक्षर होते हैं और सभी अक्षर वर्ण नहीं होते। इसका कारण क्या है? तो मित्रों आप देखें, मैंने अगर यहां से लिख दिया कि मैंने लिखा है राम, तो मित्रों ये हमारा अक्षर है। अक्षर है तो सभी अक्षर वर्ण नहीं होते। तो इसमें अगर आप वर्ण की बात करेंगे तो आपको तोड़ के लिखना पड़ेगा। तोड़ के लिखेंगे तो आप लिखेंगे रे हलंत आ, मैं हलंत ए। तो अगर बात करें इसमें देखना, ये है हमारे वर्ण, कितने हो गए? 4, और अक्षर है हमारा 1। यहां वैसे तो 2 हैं, लेकिन अक्षर पूरा पूरा भी है। ये क्यों है? क्योंकि राम बोलते टाइम या आम बोलते टाइम जब तक ध्वनि में उतार चढ़ाव नहीं होगा वो हमारा अक्षर ही होता है। तो ध्यान रखना मित्रों, ये पूरा अक्षर भी है। और इसमें अगर अक्षर की काउंटिंग करें तो 2 भी हैं, लेकिन इसको हम अक्षर भी मानते हैं। राम, आम, तो जिसमें उतार चढ़ाव ना हो, एक लैंग्वेज में अगर हमारी सीधी जाए, आम बोलेंगे तो मुंह बंद होने में अपने आप ही मैं तो बनेगी बनेगी। तो हमने आ को बोला था, तो ये अक्षर है 1, और ये इसको हमने देखा तो ये वर्ण बने। तो इसलिए सभी वर्ण देखो अक्षर नहीं होते, लेकिन सभी वर्ण अक्षर होते हैं। सभी वर्ण तो अक्षर होते हैं, ये तो अक्षर हैं, लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं होते। तो अक्षर 1 था, लेकिन डिटेल में वर्ण। तो इस प्रकार मित्रों यहां तक हमने जान लिया वर्णमाला। वर्णमाला में सबसे बड़ी इकाई को जान लिया, वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, पद, शब्द, अक्षर और वर्ण। जो अंतिम थी इसमें वर्ण थी, और आपने जान भी लिया कि सभी वर्ण अक्षर होते हैं, लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं होते। इसमें ध्यान रखना मित्रों, कुछ शब्द लिखने बोलने पर एक जैसे होते हैं और कुछ शब्द लिखने बोलने पर अलग अलग होते हैं। कुछ शब्द लिखने बोलने पर, कुछ शब्द लिखने बोलने पर, लिखने और बोलने पर अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ शब्द लिखने बोलने पर अलग अलग होते हैं और कुछ शब्द लिखने बोलने पर एक जैसे होते हैं। कुछ शब्द लिखने बोलने पर अलग अलग होते हैं, कुछ शब्द लिखने बोलने पर एक जैसे। जैसे देखो हमने लिखा यहां मित्रों राम, तो हम लिखेंगे राम। हमने लिखा पेन, तो हमने लिखा पेन। तो इस प्रकार जो हमने बोला वही हमने लिखा। तो लिखने बोलने पर एक जैसे, कुछ शब्द लिखने बोलने पर अलग अलग होते हैं। जैसे हमने लिखा नाइट, KNIGHT। देखो लिखा कुछ और बोला कुछ, लिखा कुछ और बोला कुछ। हमने बोला नो, लेकिन लिखा क्या गया मित्रों? नो।
तो साइलेंट के साइलेंट। तो कुछ शब्द लिखने बोलने पर अलग अलग होते हैं और कुछ शब्द लिखने बोलने पर एक जैसे होते हैं। तो मित्रों यहां तक की हमारी क्लास जो एक्स्ट्रा थी वो आपने जान लिया, और इसके बाद जो हमारी अब नेक्स्ट क्लास में होगा वो हमारे चलेंगे वर्ण विचार, और वर्ण विचार में हम जानेंगे स्वर और व्यंजन के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, वर्णमाला के ही नेक्स्ट टॉपिक को हम लेके चलेंगे और उसको हम पढ़ेंगे स्वर के रूप में, स्वर और व्यंजन। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आसान तरीके से हम स्वर और व्यंजनों को याद करेंगे। मित्रों यकीन मानना, आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो हंसते हंसते मैं आपको स्वर और व्यंजन को उंगलियों पर रटवा दूंगा। पेपर के आए हुए क्वेश्चनों को एक बार आप क्लास को देखना जरूर, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि क्लास में वाकई में ही हम रटेंगे या समझेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मित्रों, पढ़ाई करें, अच्छे से रहें। धन्यवाद।